इसराइल ने स्ट्राइक्स की हैं दमस्कस, दमिश्क के करीबी इलाकों में, और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स थे, डिपोज, हमें ख़तरा ये था कि ये कहीं किसी इंतहा पसंद के हाथ ना लग जाएं, केमिकल वेपन्स और रॉकेट्स, और ये हम उनको तबाह करने के लिए उन्होंने काफ़ी बॉम्बिंग की है, जिसको अब हरकत व तहरीर शाम की तरफ से कहा गया है कि ये रुक जाएं, क्योंकि अमेरिका ने भी स्ट्राइक्स की हैं, बाकी ने भी, कि ये एकदम से ये ऐसा ना हो कि मुख्तलिफ, मतलब उधर अमेरिकन बेसिस पे अटैक हो जाए, उधर यहाँ ये हो जाए, यहाँ ये हो जाए, तो सब ने फौरी तौर पे, होता है ना कि एक मुल्क में क्योस है, पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया टोटल। बशार अल असद साहब अपना, मतलब कुछ बात भी नहीं की, अपने आवाम से खिताब भी नहीं किया, निकल गए, बस कुछ भी नहीं किया उन्होंने। और इनकी जो बेगम साहबा हैं, ये मतलब बरतानवी शहरी, और इन्होंने बहुत मिसयूज़ किया पावर इनकी, क्योंकि वो सेंक्शंस भी लग गई, तो इनकी वाइफ, चूँकि मैंने बताया था ये वहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, तो ये इनकी वाइफ चूँकि दोहरी शहरी रखती थी, तो उन्होंने बहुत, फिर सेंक्शंस के बावजूद जो है ना, जब सेंक्शंस लगी सीरिया पे, तो इनकी वाइफ के थ्रू सारा पैसा आगे पीछे, वो बहुत, इनकी फैमिली, मैंने पहले भी कहा था कि कोई अच्छे अल्फाज में इनको याद नहीं करेगा। जेल वहाँ पे तोड़े जा रहे हैं, अब उसमें से पता नहीं कितने, अक्सर ये सियासी कैदियों की है, क्योंकि बाकी तो और कोई ऐसे लोग थे नहीं, और तो इनके महल में भी लूट मार हो रही है, जो पहले भी मनाजिर हमने देखे हैं, लेकिन ये मनाजिर आगे जाके क्या शाम के लिए खुशहाली लाएंगे, या ये एक क्यास की तरफ चला जाएगा शाम, ये अभी हमने देखना है। बहरहाल इसराइल ने जनाब क्या किया कि वहाँ पे जो एक तो उन्होंने शहर में दमस्कस के करीब उन्होंने स्ट्राइक्स की, और दूसरा जो है वो गोलान की जो पहाड़ियाँ हैं उनके नज़दीक जो जिसको माउंट हरमोन या जबल हरमोन, जबल शेख भी कहते हैं इसको, हरमोन माउंटेन को जबल शेख। और ये जो है ये पहाड़ी सिलसिला है, गोलान की पहाड़ियाँ, ये गोलान की पहाड़ियों से कुछ दूर एक, मतलब एक ऊंचाई के ऊपर जो है ये जबल शेख या जो जबल हरमोन है, जिसको माउंट हरमोन कहते हैं। अच्छा, इसको इसको सीनार भी इसका नाम है, इसको हारमोनिन भी कहते हैं इब्रानी ज़बान में, हज़ारों साल पुरानी तारीख़ है, तो इस पहाड़ी सिलसिले का भी एक रोल है। और इसको अहदनामा कदीम में भी इसका ज़िक्र है, इन पहाड़ियों का, और गोलान की पहाड़ियों का ज़िक्र नहीं है। ये जो जबल हरमोन है, जिस पे कब्ज़ा किया इसराइल ने आके, इसका ज़िक्र है, माउंट हरमोन का, लेकिन वो भी किसी अच्छे अंदाज में ज़िक्र नहीं है। वो जो ज़िक्र है वो ये है कि वो कहते हैं, अच्छा ये रोमन, मैंने आपसे कहा ना कि ये बाइबल में भी है, ये अहदनामा जदीद में भी है, कदीम में भी है, जदीद में ज़्यादा है, उसमें भी ज़्यादा है, लेकिन कोई अच्छे वे में नहीं है। बल्कि इस तरह से वो बयान करते हैं कि जी, जो जब शैतान को निकाला गया जन्नत से, तो वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ, शैतान के साथ और फरिश्ते भी निकाल दिए गए, और उन फरिश्तों का नाम है बाकायदा। ठीक है, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन उनका जो अगर आप बाइबल को, या आप तौरा के जो उनके जो उलमा हैं उनसे पूछें, तो उन फरिश्तों के बाकायदा नाम हैं, और वो फॉलन एंजल्स कहलाते हैं। तो वो ही कहा जाता है कि इस पहाड़ी के ऊपर वो आके, फॉरेन एंजल्स जो हैं इस पहाड़ी के ऊपर गिर गए थे आके। ठीक है, अच्छा, इस्लाम में इस तरह के कोई फॉलन एंजल्स का जिक्र कहीं नहीं है। इब्लीस है, और ये हारूत और मारूत, और वो भी अलग है उनका किस्सा। ऐसा कुछ नहीं है कि पहाड़ी के ऊपर आके बहुत सारे फरिश्ते जो हैं वो जन्नत से यहाँ गिरे थे आके।
तो ये अगर हम देखें सिनागोग, अगर हम इसमें ये फॉलन एंजल्स का बाकायदा नाम है, और ये यहाँ पे जंग हुई, लड़ाइयाँ हुई, मॉरन्स थे, फिर नाम था, तो ये फॉलन एंजल्स कहलाते हैं ये। लेकिन ये मैंने आपसे कहा ना, इस पहाड़ी का कोई मुकद्दर ये ऐसी है कि यहाँ पर यानी माउंट जो है, ये माउंट हरमोन जो है, ये आप समझें कि ये कहते हैं ना कुछ इलाका है, बुरा इलाका है, यहाँ से निकलो, ये इस किस्म का इलाका है ये, ज्यूज़ के लिए भी और क्रिश्चियंस के लिए भी। और इसको यानी किसी अच्छे पैराए में किसी ने भी याद नहीं किया। क्रिश्चियनिटी में अगर हम देखें तो ये मैं सेकंड स्लाइड, पहली तो मैंने सेकंड में कोट कर देता हूँ, जिसने देखना हो तो उनको देख ले कि विच एंजल्स एंड फॉलन एंजल्स आर नेम्ड इन बाइबल। तो बाइबल में इनका नाम है, ये माउंट हरमोन पे गिरे थे आके। माउंट हरमोन जो है ये आप समझें कि ये जो गोलान की पहाड़ी हैं उनसे थोड़ी सी दूर है, थोड़ा सा दूर है। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है क्योंकि ऊंचाई है ना, तो ऊंचाई ये गोलान की पहाड़ियाँ, तो चूंकि ऊंचाई है, वो माउंट हरमोन आपको वो नज़र आ रहा है येलो, ये गोलान की पहाड़ियाँ नीचे हैं, ठीक है। तो ये पहाड़ियाँ के एक कोना जो है वो माउंट हरमोन है, वहाँ जाते नहीं हैं वहाँ, तो वहाँ पर इन्होंने स्काइंग के लिए बना दिया है कि भाई लोग ठहरे मैंने ना, ऐसा है कि पहाड़ी ऊंची है तो वहाँ पे स्काइंग करो, जाके ये करो वो करो वगैरह वगैरह, क्योंकि वो इनकी हिस्ट्री में ये बड़ी बुरी जगह है। मुस्लिम हिस्ट्री में कोई इसका जिक्र नहीं है, ठीक है ना। ये इलाका जो है ये जो खुलफाए राशिदीन के दौर में ही मुसलमान यहाँ पर आ गए थे, उसके बाद फिर ये उस्मानी दौर तक मुसलमानों के पास ही रहा, और फिर ये सीरिया के पास आ गया फ्रेंच बैंडेड के बाद, और सीरिया के हाथ से गोलान की पहाड़ियाँ और ये इलाका निकल गया 67 वॉर में। फिर उसके बाद जब 73 में यौम कपूर जंग हुई तो बाकायदा ये इस माउंट हरमोन के लिए लड़ाई हो रही, गोलान की पहाड़ियों के लिए कम लड़ाई हो रही थी, माउंट हरमोन की जंग कहलाती है। पहले वो जनाब सीरिया ने कब्ज़ा किया, और उसके बाद जो है वो आ गए, फिर ये आए, फिर वो आए, और ये जो आखिर में जाके माउंट हरमोन जो है, इसके ऊपर एक किताब भी मेरा ख्याल है कि है, अगर मैं उसका हमारे प्रोडक्शन टीम को दिखा सके किताब पर, हाँ, ये पीक करेज द बैटल फॉर द माउंट हरमोन, अक्टूबर 1973 में। तो माउंट हरमोन के लिए अक्सर में लड़ाई, गोलान की पहाड़ियाँ तो थी, लेकिन माउंट क्योंकि पीक है ना, ऊपर चोटी है, अभी चोटी की हैसियत जो है वो स्ट्रेटेजिक हैसियत है कि ऊपर, चूंकि ये लेबनान, सीरिया और इसराइल, ये तीनों का जंक्शन है ये चोटी, तो इसलिए इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है कि जो ऊपर है वो ऊपर बैठ के, तो तीनों तरफ जाहिर है कि जो उनका अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो वहाँ पे गोलान की पहाड़ियों पर भी है, और जो माउंट हरमोन की जो साइड इसराइल की तरफ है वो भी है। और दरमियान में 1974 में जो माहिदा हुआ, आर्तेमिस माहिदा, वो ये था कि दरमियान में एक बफर जोन बन जाएगा, बफर जोन। लेकिन इसराइल ने क्या किया कि पहले तो बफर जोन में आया, और फिर वो आगे जाके सीरियन इलाके में भी शामिल हो गया। और नेतन्याहू साहब ने दौरा करके कहा कि चूंकि इसराइल की फ़ौज ही नहीं है, माहिदा तो हमारा इसराइल की फ़ौज के साथ हुआ था, तो फ़ौज चली गई छोड़ के, तो हम यहाँ पर इसलिए आ गए। शदीद रद्द अमल का इजहार इजिप्ट की तरफ से हुआ है कि ये माहिदा अगर टूटता है तो फिर सारे टूटे हुए माहिदे, तो फिर इजिप्ट जो है इस वक्त वो उसने इंतहाई शदीद, यानी एक तो मजम्मत नहीं, रिएक्ट किया है। इजिप्ट की तरफ से शदीद रिएक्शन आया है कि ये जगह वापस छोड़ी जाए सीरिया की। ये ताल्लुकात, अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा ना कि अब ये जो हरकत तहरीर शाम है, इनके और इसराइल के ताल्लुकात क्या होंगे अभी हम नहीं जानते। ईरान जो है वो एक अरसा पहले बशारुल असद के ऊपर इत्मीनान खो चुका था। ईरान को सिर्फ ये था कि हिजबुल्लाह तक, लेबनान तक जाने के लिए उनको एक रास्ता चाहिए। बाकी बशारुल असद, ये मैंने पहले भी कहा, कल भी कहा था, पहले भी मैं ये बात कह चुका हूँ कि हाफिजुल असद की बात पार्टी और इनकलाब ईरान जो आयतुल्लाह ख़ुमैनी, इनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक, नज़रियाती कोई ताल्लुक किसी किस्म का नहीं था। शाह ईरान के साथ तो हाफिजुल असद का बन सकता था, शाह ईरान का जो ईरान था उसका तो बन सकता था हाफिजुल असद के साथ, लेकिन इस ईरान इनकलाब के बाद नहीं बना। लेकिन बहरहाल ये होता है कि स्ट्रेटेजिक
लिए आपको कई दफ़ा होता है कि आप ठीक है आप कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हाफिज़ुल असद जो है वो आके आयतुल्लाह ख़ुमैनी के साथ बैठे हुए हैं या आयतुल्लाह ख़ुमैनी जो है वो हाफिज़ुल असद के साथ बैठे, ऐसा नहीं। दूसरा जो है मामला वो ये है कि तो फिर इसीलिए मूसा सदर, क्योंकि सीरिया की इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी, हरकतुल अमल के थे मूसा सदर। मूसा सदर जो है इमाम मूसा सदर वो तो हरकतुल अमल के थे, वो हिजबुल्लाह के हिजबुल्लाह तो बाद में बनी, तो हरकतुल अमल उनको तो अगवा हो गए थे और लीबिया पता नहीं चला। तो वो जो है उनका फतवा था, जो फतवा बाद में मिला ही नहीं, मतलब उसके ऊपर आके अलावाइज को लेकर आना है नहीं लेकर आना, मतलब एक कन्फ्यूजन सारा। एनीवे बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि ईरान के ऊपर फेथ ख़त्म कर चुका था, ईरान का राब्ता हो गया है वहाँ पर नए वज़ीर आज़म से, मोहम्मद बशीर से ईरान का राब्ता हो गया, अरब ममालिक का भी हो गया है, चाइना का भी हो गया है और रशिया का भी हो गया है और टर्की का भी हो गया। अब वक्फा लें फिर उसके बाद बात करते हैं। मेरा कहना है कि ईरान भी इसके ऊपर एतमाद खो चुका था बशर अल-असद, तो उनके जो वज़ीर ख़ारिजा गए ना, उस वक्त ये था कि फ़ौज भेजेंगे हमायत के लिए, वो उनकी फ़ौज नहीं गई, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई एक बयान नहीं आया ईरान के वज़ीर आज़म का या उनके सदर का या किसी का, प्यूटिन का बयान भी नहीं, नाम ही नहीं किसी ने लिया, बशर अल-असद को पनाह दे दी, ख़त्म। तो अब लेकिन अब क्या होगा, क्या शाम एक जगह रहेगा, एक शक्ल में रहेगा? देखें, मैं वक्फे में जाने से पहले 4 बगावतें हुई ना 2011 के बाद, 4 हुकूमतें गिरी। एक गिरी ये ट्यूनिस से शुरू हुआ तो ज़ैनुल आबिदीन की हुकूमत गिरी, फिर उसके बाद सीरिया की गिरी, उसके बाद इजिप्ट की गिरी। इन दोनों जगहों पे तो मजबूत, पहले से ज़्यादा मजबूत हुकूमतें कायम हो गई और ज़्यादा सख्त कवानीन के साथ आ गई। और दूसरे 2 मुल्क यानी 4 अरब मुल्क थे ना, तो 2 में तो वापसी हो गई मजबूत हुकूमतों की, ठीक है, लेकिन 2 मुल्क ऐसे थे जो खाना जंगी का शिकार हो गए, एक लीबिया और एक यमन। तो ये 2-2 से बराबर था कि खाना जंगी या एक मजबूत हुकूमत जो कि इजिप्ट और ट्यूनिस में मौजूद है, लेकिन लीबिया और यमन जो है वो गए। अब शाम को देखना है कि क्या शाम 2011 के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ था उसमें शाम इंटैक्ट रहता है या जो फितरी उनमें फॉल्ट लाइंस हैं उनके तहत तो तकसीम हो जाता है, या एक साथ रहता है तो फिर वो कुर्दों के साथ मामला। और क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि वो देखिए बहुत बड़ा इम्तिहान है दुनिया का भी और ख़ुद शाम की क़यादत का भी, नई क़यादत का भी, कि वो किस तरह से आगे लेके चलते हैं। लेकिन इस वक्त ये है कि एक क्योटिक सूरत हाल है, क्योस है, उस क्योस में मोहम्मद बशीर जो हैं, जो सीरियन सल्वेशन गवर्नमेंट से जिनका ताल्लुक़ था, और इस साल मेरे ख्याल से 2024 के जनवरी में उन्होंने उस हुकूमत में भी 2-3 वज़ीर आज़म आ चुके हैं 2017 के बाद, तो उसमें इसी साल आए थे, तो अब वो सीरिया के वज़ीर आज़म।